माइक्रोबायोलॉजी में जो हमारा फर्स्ट डिस्कशन होगी वो होगी जो ग्राम नेगेटिव रोड बैक्टीरियाज़ है, जो स्पोर फार्मिंग बैक्टीरियाज़ है उनके बारे में। तो स्पोर फार्मिंग ग्राम नेगेटिव रॉड बैक्टीरियाज़ जो होते हैं उनमें जो फर्स्ट बैक्टीरिया की जो फैमिली है वो क्लोस्ट्रीडिया फैमिली है। क्लोस्ट्रीडिया फैमिली में आगे 4 बैक्टीरियाज आ जाते हैं, जो आ जाएगा क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस, डेफिसिल, बोटुलिनम एंड देन टेटनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लोस्ट्रीडियम टेटनी को डिस्कस करते हैं। तो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी जो अभी मैं जो बताया कि एक क्लोस्ट्रीडियम टेटनी जो है वो क्लोस्ट्रीडिया फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। और क्लोस्ट्रीडिया फैमिली में जो पहले 4 जो क्लोस्ट्रीडिया फैमिली के 4 बैक्टीरियाज हैं वो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, परफ्रेंजिस और बोटुलिनम एंड डेफिसिल है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी को डिस्कस करेंगे। आपको ये चीज़ एमसीक्यूज़ में आएगी, ये चीज़ याद रख लेने के लिए ये स्पोर फार्मिंग है। और इसका जो आपने याद रखना है टेटनी का वो एक तो आपने इसका स्पोर और उसका टॉक्सिन याद रखना है। ट्रीटमेंट बहुत इजी है और इसका जो डायग्नोसिस है क्लिनिकली हो जाता है, वो आपको आगे बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये याद रखना है कि स्पोर फार्मिंग है और ये ग्राम नेगेटिव रॉड्स हैं, ग्राम पॉजिटिव हैं और रॉड बैक्टीरियाज़ हैं और एनारोबिक बैक्टीरियाज़ हैं। एनारोबिक बैक्टीरियाज़ हैं, ग्राम नेगेटिव रॉड्स हैं और स्पोर फार्मिंग है। ये तो इनके जो फैमिली है ना, जो चारों के चारों बैक्टीरियाज़ हैं वो इसी मतलब स्पोर ही बनाएंगे और ग्राम पॉजिटिव होंगे और एनारोबिक ही होंगे। लेकिन अब जो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी को फर्स्ट डिस्कस करें तो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी जो है उसका रेजरवायर कहाँ है, वो कहाँ पाया जाता है? जो इसका रेजरवायर है वो सॉइल है, मतलब ये मिट्टी में पाया जाता है। अब मिट्टी में पाया जाता है तो टेटनी का आपने अक्सर याद सुना होगा कि जब भी एक्सीडेंट होता है रोड के ऊपर जब गिरते हैं तो आप फौरी जाके टेटनस का इंजेक्शन लगाते हैं। तो ये वो टेटनी है, टेटनस का इंजेक्शन जिसका लगाते हैं तो टेटनी ज़मीन के ऊपर रगड़ लगती है तो ज़मीन से, सॉइल से ये ट्रांसमिशन होती है। अब ट्रांसमिशन इसकी कैसे होती है? ट्रांसमिशन कैसे होगी? ट्रॉमा से होगी और बर्न से हो सकती है, बर्न की वजह से हो सकती है अगर मिट्टी वहाँ पे लगती है, लेकिन ट्रांसमिशन जो है ट्रॉमा की वजह से है। उसके अलावा ह्यूमन बाइट्स, इंसानों के काटने से भी ह्यूमन बाइट और ट्रॉमा, इसका ट्रांसमिशन जो रूट है, ये ट्रांसमिशन रूट है। और इसके अलावा जो याद रखना है इसका वो ये है कि ये स्पोर्स बनाते हैं जब ज़मीन से आपके जो ट्रॉमा होगा, मतलब वहाँ पे रगड़ लगे आपके स्किन के ऊपर, तो वहाँ से ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर इंटर हुआ है। वहाँ इंटर होने के बाद ये स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। स्पोर्स आपके जो हैं बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेंगे और टॉक्सिन्स जो हैं वो आपके सिंपैथेटिक जो आपके न्यूरॉन्स है वहाँ पे जाके जो आपके गाबा न्यूरो ट्रांसमीटर्स है उनको इनहिबिट कर देता है, मतलब कि और इनका जो ट्रांसमिशन है वो रेट्रोग्रेड ट्रांसमिशन होता है। रेट्रोग्रेड मतलब आपकी बॉडी से और ऑपोजिट टू द, मतलब जैसे आपके ब्रेन सिस्टम से आपके सिग्नल आते हैं हाथ तक के, लेकिन हाथ से वापस सिग्नल आपके स्पाइनल कॉर्ड तक जाए तो वो रेट्रोग्रेड ट्रांसमिशन होगी। तो इनकी ट्रांसमिशन होती है, रेट्रोग्रेड ट्रांसमिशन होगी इनकी। रेट्रोग्रेड ट्रांसमिशन होगी इनकी। और इसके अलावा क्या होता है कि रेट्रोग्रेड ट्रांसमिशन होती है, इसमें क्या होगा, ये आपके गाबा ट्रांसमिशन जो होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ये उनको इनहिबिट करेगा, गाबा न्यूरोट्रांसमीटर्स को। अब गाबा से जो है आपके मसल्स की ओवर कंट्रैक्शन को रोकते हैं, मतलब जो ओवर स्टिमुलेशन को रोकते हैं। अगर ये ही इनहिबिट हो जाएंगे, स्टिमुलेशन बढ़ जाएगी। स्टिमुलेशन बढ़ने की वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी के वो मसल जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर नहीं जा रहे वो कंट्रैक्ट कर जाएंगे, स्टिमुलेशन ज़्यादा होने की वजह से। तो इनकी वजह से क्या होगा, कंट्रैक्शन होगा। अब कंट्रैक्शन हुआ मतलब स्पास्टिसिटी होगी, स्पैज़म हो, पैरालाइसिस नहीं होगी, इसमें स्पास्टिसिटी होगी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। जो मसल्स होंगे उनकी टाइप में आगे आपको बताता हूँ। तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी गाबा जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनके इनहिबिट होने की वजह से। और जो इन गाबा को जाके इनहिबिट करेगा, ये गाबा इनहिबिट हो गया ना, अब इनको जो न्यूरोट्रांसमीटर्स को इनहिबिट करेगा वो कौन सी चीज़ होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था
ये स्पोर्ट्स बना जो ये स्पोर्ट्स बनाएंगे, ये स्पोर्ट्स बना रहे हैं, स्पोर्ट्स ने टॉक्सिसिटी कॉज करनी है, कोई टॉक्सिन रिलीज़ करेंगे तो टेटनोस्पाज्मिन ये भी याद रखना है, टेटनोस्पाज्मिन टॉक्सिन रिलीज़ करना। टेटनी से टेटनो और स्पासिसिटी मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो टेटनोस्पाज्मिन टॉक्सिन रिलीज़ करेगा जो इसके स्पोर्स होंगे। ये खुद टॉक्सिसिटी कॉज नहीं करेगा, इसके स्पोर्स जो हैं वो टॉक्सिसिटी कॉज करेंगे। टॉक्सिसिटी की वजह से आपकी जो मसल्स है कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। अब कॉन्ट्रैक्शन की टाइप्स भी याद रखनी है आपने। कॉन्ट्रैक्शन की जो टाइप्स हैं, कॉन्ट्रैक्शन की जो टाइप्स हैं, कॉन्ट्रैक्शन आपके जो फेशियल मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अब दो तरह के फेशियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इनकी डिटेल यहाँ पे डिस्कस नहीं करने की ज़रूरत। इसमें क्या होगा कि आपके जो फेशियल मसल्स तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, या तो आपके जो जबड़ा है वो लॉक हो जाएगा। जा लॉक आपने सुना होगा। तो दो तरह के होते हैं, एक तो ट्रिस्मस होगा, कॉन्ट्रैक्शन की जो टाइप है ट्रिस्मस, इसको लॉक जा भी कहते हैं या जा लॉक जा भी कहते हैं। और ओपिस्थोटोनस, ओपिस्थोटोनस होता है आपके जो सर्वाइकल, जो आपके बैक साइड के मसल्स है, आपके नेक के मसल्स, ये वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ऐसे होता है जिस तरह मेनिंजाइटिस होता है तो आपके बैक साइड के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जो पेशेंट होगा बैक साइड को मतलब कॉन्ट्रैक्ट वो हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। और इसके अलावा रिसेस सार्डोनिकस, रिसेस सार्डोनिकस ये भी आपके फेशियल मसल्स हैं, उनके कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। आप इनकी पिक्चर्स बेशक आप गूगल से सर्च कर लेना तो वहाँ से आपको क्लियर कट मिल जाएगा। इनकी डिटेल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने ये याद रखना अगर फेशियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर गए हैं, आपका जो जबड़ा है वो मसल मतलब वो हो गया, लॉक हो गया, मतलब उसकी जो है मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड हो गई है। और उसके अलावा क्या होगा, या फिर आप पेशेंट वो क्लिनिकली क्लियर कट बैक साइड में बेंड हुआ है तो वो टेटनी हो सकती है, मतलब क्लस्ट्रीडियम टेटनी हो सकती है। ये अलामत होगी, सिम्टम्स होंगे कॉन्ट्रैक्शन के। अब इस पेशेंट का ट्रीटमेंट, बहुत ईजी है। जैसे कि आप सबको पता होगा इस चीज़ का कि जैसे कि जो पेशेंट को टेटनी होती है, टेटनी होते साथ ही जाके इंजेक्शन लगवाना है। वो इंजेक्शन क्या चीज़ होती है, वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं। इसके अलावा टेटनी की वैक्सीनेशंस होती हैं। एक वैक्सीनेशन होते हैं, एक इम्यूनोग्लोबुलिन्स लैदा लगते हैं। तो ये तो इसका ट्रीटमेंट हो गया ना कि पेशेंट को वैक्सीनेट करना, और वैक्सीनेशन के अंदर इसकी 5 डोजेज़ होंगी। जब भी पेशेंट ट्रॉमा के साथ आएगा तो उसको 5 डोजेज लगानी है वैक्सीनेशन की। टेटनस के जो वैक्सीनेशन होती हैं वो, अगर पेशेंट ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है तो उसको 2 डोजेज लगेंगे, लेकिन नॉर्मली 5 डोजेज लगते हैं। और हर पेशेंट वैक्सीनेटेड होता है तो मतलब 2 डोजेज ही लगेंगी, लेकिन आपने जो है ना किताबी कार्रवाई के तौर पर आपने याद रखना है कि 5 डोजेज होती हैं। इसके अलावा वैक्सीनेशन के साथ इम्यूनाइजेशन भी करनी है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी देनी है। टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी देने हैं। ये तो इसका ट्रीटमेंट है ना लेकिन इसके अलावा टेटनस का अब MCQs क्या आएगा, MCQs ये नहीं आएगा जो इसका ट्रीटमेंट ये नहीं है। मतलब वैक्सीनेशन तो करनी है, लेकिन द ड्रग ऑफ चॉइस है वो आपका फ्लैजिल, जो आपने फ्लैजिल मेट्रोनिडाज़ोल जो है ना वो होगी, क्योंकि वो एनारोबिक को कवर अच्छा करती है। तो ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस याद रखनी है आपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ड्रग ऑफ चॉइस की है मेट्रोनिडाज़ोल मतलब फ्लैजिल जो यूज़ करते हैं ना, वो फ्लैजिल ड्रग ऑफ चॉइस है। अब इसकी भी इंडिकेशंस होती हैं मेट्रोनिडाज़ोल कब यूज़ करना है। मेट्रोनिडाज़ोल तब यूज़ करना है जब या तो जो आपका इंजरी है वो मतलब जो स्किन के ऊपर इंजरी लगी है वो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा डीप हो।
1 सेंटीमीटर डीप इंजरी हो, या फिर पेशेंट बर्न पेशेंट हो, मतलब जला हो, बर्न पेशेंट हो, या फिर बर्न पेशेंट हो, या फिर इसके अलावा क्या होगा, जैसे कि मैं बताया था कि ह्यूमन बाइट की वजह से भी हो सकता है, तो स्लाइवरी हो, मतलब इंजेक्शन जो वूंड है उसके ऊपर स्लाइवा हो, स्लाइवरी वूंड हो, या फिर इसके अलावा जो वूंड है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो, मतलब उसके ऊपर डर्ट हो या फिर बहुत ज़्यादा पेचीदा हो, तो डर्टी वूंड, डर्टी वूंड हो। इसके अलावा डर्टी वूंड के अलावा और क्या हो, या फिर किसी मिसाइल इंजरीज़ हो, मतलब कि वहाँ पे कोई फायर, मतलब कि या फिर कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो, या फिर किसी जिसे बुलेट लगी होती है, बुलेट की वजह से, तो मिसाइल वूंड, मिसाइल वूंड हो। तो ये इसकी इंडिकेशंस हैं मेट्रोनिडाज़ोल के यूज़ करने की। 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा डीप हो, डर्टी वूंड हो, या फिर बर्न पेशेंट हो, स्लाइवरी वूंड हो, डर्टी वूंड हो, या मिसल वूंड हो। इसके अलावा आपको पता होगा फ्रॉस्ट बाइट भी होते हैं, जो बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर की वजह से जो मसल जो है बिल्कुल डेड हो जाता है, फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं, फ्रॉस्ट बाइट की वजह से हो। फ्रॉस्ट बाइट हो तो उस कंडीशन में आप मेट्रोनिडाज़ोल यूज़ करेंगे। अब ये तो कवर करेगा ना आपके बैक्टीरियाज़ को, लेकिन आपके पेशेंट का जो कंडीशन है, जो कॉन्ट्रैक्शन हो, ये कॉन्ट्रैक्शन को भी तो रिमूव करना है ताकि पेशेंट को रिलीफ हो। तो अगर तो बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशंस है ना, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ओपिस्टोटोनस है, या फिर लॉकजा है जिसको ट्रिस्मस कहते हैं, ट्रिस्मस हो, या फिर रिसेस सार्डोनिकस। अब इन कंडीशन में आप क्या करेंगे, मसल्स को रिलैक्स करना है। मसल्स को रिलैक्स करने के लिए मसल रिलैक्सेंट देंगे डायज़ेपाम्स। डायज़ेपाम्स भी देंगे अगर मसल बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। तो ये आपका था क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। अब इसके बाद आपके सेपरेटली आपको बताऊंगा क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल के बारे में, परफरेंजियम और बोटुलिनम के बारे में। फ़िलहाल टेटनी के बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वो मुझे पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।